चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में उनकी ओर से शिरकत की गई है। आप ये भी जानते हैं कि 2 दिन के गुरुग्राम दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। तो 2 दिन का गुरुग्राम दौरा सीएम मनोहर लाल का, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम की। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें दिखाई थी कि सीएम किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। अब भी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुग्राम से सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल भी उनके साथ मौजूद हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीएम के साथ मौजूद। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के पहुंचने का भी कार्यक्रम है, ताकि उसका वो विमोचन करें और वो पुस्तक हर घर में जानी चाहिए। और मेरा तो करबद्ध प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो पुस्तक यदि संभव हो तो प्रधानमंत्री जी के हाथों तक जानी चाहिए, ताकि वो देखें वो बुजुर्ग जो 90 वर्ष के यहाँ पर पिछले 2 घंटे से बैठे हैं, निरंतर अनुशासन से बैठे हैं, उन्होंने अपनी लेखनी में क्या लिखा है। एक मैं आग्रह और करूंगा कि यदि आपके पास समय हो 2 मिनट जाते जाते इन बुजुर्गों को मिलकर जरूर जाना, क्योंकि जो लेखनी में शब्द है वो उनके मन की स्थिति को बयान नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 वरिष्ठ लोगों को आप मिलते हो जाएंगे, वो अपना दर्द बताएंगे, तो उनका आना यहाँ पर सफल हो जाएगा। हमारे बीच में धर्मवीर गाबा जी भी आने वाले थे। कहना सीकरी मैं आ रहा हूँ पंजाबी के नाते। मैंने कहा जी यहाँ पार्टी का नहीं है, मैंने निजी तौर पर आपको बुलाया, आप पारिवारिक। तो इस प्रकार के बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो मैं चाहूंगा कि उस पुस्तक का विमोचन आपके माध्यम से हो जाए और हमारे बुजुर्गों के साथ 2 शब्द गुफ्तगू हो जाए। और मैं अब अपने सारी रूपरेखा जो तैयार करके बैठा था उससे हट करके, क्योंकि मुझे अभिनंदन करना है जिस व्यक्ति विशेष से मुझे एक उत्तरदायित्व दिया है, इसलिए मैं आपके आने से पहले जितने भी हमारे 4 विधायक यहाँ पर बैठे हैं उन सबका अभिनंदन कर चुका हूँ, लेकिन औपचारिक अभिनंदन आपके जाने के बाद फिर करूंगा उनका। तो मैं अब चाहूंगा कि क्योंकि समय की परिधि को देखते हुए मुख्यमंत्री जी पहले अपना वक्तव्य रखें, अपने आशीर्वचन दें, ताकि उनका जो आगे का कार्यक्रम मेरी वजह से खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि 4 बजे मेरे एक और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री महोदय, आप कृपया आए, अपने आशीर्वचन, उसके बाद भोजन प्रसाद जरूर लेके जाएं, बाकी का कार्यक्रम चलता रहेगा। जो बोल रही है वो भी, जो नहीं बोल रही है वो भी, और साथ ही जिनकी चर्चा विशेष रूप से सीकरी जी ने भी की है, मैं भी कर रहा हूं। अपनी आयु के इस पड़ाव पर जिनका योगदान समाज के लिए, इस शहर के लिए, जो मार्गदर्शन करने वाला और रूप से अपनी शतक की पारी को भी पार करने वाले ऐसे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, निमंत्रण मुझे दिया गया था केवल लंच का। मुझे पता नहीं था कि लंच करने से पहले ये मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं सीकरी जी को और उन सब बुजुर्गों को जिन्होंने ये जो पुस्तक का विमोचन किया है, बुजुर्गों की जवानी विभाजन की अमर कहानी, इसमें अपने लेख लिखे हैं। मैं सारा देख तो नहीं पाया, लेकिन जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा संदर्भ देखे हैं तो बहुत सटीक रूप से ऐसे लिखे जाने वाले लेख और अपने कई तरह के अनुभव भी इसमें लिखे गए हैं। ये अपने आप में वास्तव में एक कहानी है। देश की आजादी की कहानी तो है, लेकिन साथ में इस देश के विभाजन की कहानी भी है। 14 अगस्त को 1947 को देश विभाजित हुआ और फिर उसका जो हमारा एक अखंड भारत का जो स्वरूप था, उसका एक हिस्सा हमसे बिछुड़ गया और बाकी शेष बचा भारत वो आजाद हुआ। ये पीड़ा आप सब लोगों के जो बुजुर्ग हैं उनको तो स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने झेली है ये पीड़ा। लेकिन जिनका जन्म 47 के बाद हुआ है, इस भारत भूमि के आज जो स्वतंत्र शेष भारत है उसमें हुई है, तो उन्होंने तो कहानियां सुनी है। मुझे याद है
मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, क्योंकि मेरे पिताजी की आयु उस समय मात्र 16-17 वर्ष थी, उनकी शादी यहाँ आके हुई। लेकिन दादाजी, दादी जी वो हमको सारी विभाजन की वो कहानियां, पीड़ादायक सब बातें, जैसे वहां से छोड़ करके और 3 कपड़ों में यहाँ आना पड़ा, कोई सामान नहीं था, थोड़ा बहुत लेके चले भी तो रास्ते में छूटता चला गया, कैसे कैंपों में आकर के उनको रहना पड़ा, कैसे बाद में जो थोड़ी बहुत जमीनें वहां थी वो यहाँ अलॉटमेंट हुई, अपना गुजारा शुरू किया, दुकानदारी शुरू की और मजदूरी करके उन लोगों ने और अपने परिवारों को शुरू में तो ऐसे कहेंगे कठिनाई से पाला पोसा, लेकिन बाद में एक संघर्ष की जो गाथा है इस समाज की, जिसको मैं कह सकता हूं को प्रवास ही है, प्रवास का काम उन्होंने किया, संघर्ष का काम किया और अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए समाज की भी सेवा की, और न केवल समाज की सेवा की बल्कि अच्छे उद्योग और अच्छे व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इस देश की, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया। अब कितना सत्य है, कहां तक सत्य है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, लेकिन जो चर्चाएं सुनी कि उस समय एक चर्चा चली समाज में, क्योंकि संविधान जब बन रहा था अपने देश का, उसमें आरक्षण का प्रावधान, इस पर भी चर्चा थी। तो अपने समाज की एक जो उस समय की कहानी बताई है लोगों ने कि चर्चा चली कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। वहीं कुछ महानुभाव ऐसे भी थे जिनका कि नहीं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, रिजर्वेशन से तो हमारे जो संघर्ष करने का मादा वो खत्म हो जाएगा, हम भी समाज के अंदर कुछ विशेष स्थान बनाने के लिए, फिर जो एक आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जो मादा है वो दबता है, तो हमको नहीं लेना चाहिए। और अंततः विजयी उसी पक्ष की हुई जिन्होंने कहा कि हमको नहीं लेना चाहिए रिजर्वेशन। और वो कारण है कि जिस संघर्ष से यहां तक पहुंचे हैं, एक एक परिवार की अच्छी कहानियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए हैं, बड़े बड़े व्यापारी हो गए हैं, देश और दुनिया में बहुत अच्छे स्थानों पर काम करने वाले ऐसे हमारे अधिकारी भी हो गए हैं। तो सारी कहानी लंबी कहानी है, आप सब लोग जानते हैं। मेरा इतना निवेदन है कि जिनको प्रत्यक्ष उन कहानियों का, घटनाओं का अनुभव है, नई पीढ़ी को जरूर प्रेरणा दें, जरूर प्रेरणा दें, ताकि उनके मन में भी देश प्रेम की एक भावना जागे। इन्हीं में से देश प्रेम की भावना जागती है। आखिर देश खरीदा नहीं जा सकता है, कोई थोपा नहीं जा सकता है, और केवल किताबों से पढ़ने से भी नहीं आता है। प्रत्यक्ष जिन्होंने भोगा है वो जब बताते हैं तो मन में एक उबाल उठता है कि कैसे उस समय मारकाट हुई, कैसे लोगों ने जुल्म सहे, कैसे अपने आप को बचा करके यहां लाए, कैसे अपनी जवान बेटियों को अपनी तलवार से गर्दन उतार देने की ये घटनाएं हुई। तो खैर लंबी कहानी है, आज क्योंकि समय भी उतना नहीं है, मुझे 1 बजे आना था, लेकिन जैसा बताया सिकरी जी ने, मौसम दिल्ली का खराब था, चंडीगढ़ तो ठीक था, लेकिन परमिशन मिली नहीं वहां से उड़ने की। फिर भी जितना समय मिल जाए उतना अच्छा। तो आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। सिकरी जी के बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा कि समाज सेवी व्यक्ति धुन लगी रहती है, इनको अपना काम भी करते हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं, अपने व्यवसायिक ग्रुप को भी लीड करते हैं। फार्मास्यूटिकल जो व्यवसाय इनका है, इसके अलावा कोई है कि नहीं मुझे पता नहीं है, फार्मास्यूटिकल का तो मुझे पता है, और भी है कुछ पता नहीं है, लोग छुपा लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने बारे में, यानी मेरा संबंध कोई बहुत पुराना नहीं है, यही 2 साल का 1.5 साल का है, जब इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं समाज का ये काम करता हूं और संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हमने फिर एक काम इनके जिम्मे लगाया सरकार की ओर से, और वो है CSR ट्रस्ट बनाया है। क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो अपने प्रॉफिट में से समाज के लिए योगदान करने का एक नियम है, CSR जिसको कहते हैं, सोशल यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो हमारी प्राचीन संस्कृति में जुड़ा हुआ है।
हम पहले व्यापार करते थे, कुछ भी करते थे तो उसमें दशांश निकालते थे, धर्मादा निकालते थे कि धर्मादा और दशांश के माध्यम से समाज की सेवा करनी है, सारा जो कमाना अपने पास नहीं रखना है। अब वो जो कि कानूनी नियम बन गया है, नियम के हिसाब से अब हर ऐसे बड़े व्यवसायिक को, एंटरप्रेन्योर को उसमें से कुछ निकालना होता है और समाज में लगाना होता है। हमने फिर उसको सरकार के नाते ऐसे लोगों को आह्वान किया कि पैसा तो आप लगाएंगे लेकिन कहाँ लगाएंगे, इसका जरा तालमेल रख करके जहां आवश्यकता है वो हमारे ट्रस्ट को भी उसमें अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हम बता सकेंगे कहाँ लगाना, क्या करना है। खास करके पीछे जो कोविड हुआ तो कोविड में CSR के माध्यम से हमारी सारी टोली, जिसको लीड किया सिकरी जी ने, बहुत सामान इन काइंड इन कैश हमने इकट्ठा किया और उसमें उस योगदान से सरकार ने अपना काम किया, CSR ने अपना किया और भी जिन लोगों ने योगदान उसमें किया, सब ने मिल करके और कोविड की लड़ाई को लड़ा है। और आज हम अनुभव करते हैं